हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम टीजीटी स्पेशल इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ने अगर एचपी टीजीटी का सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि टीजीटी में आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर थियरी और डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लगा है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उस पर्टिकुलर यूनिट में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। ना सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे बल्कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके पास में है, द लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मालूम नहीं है, प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले 1890 में डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। ठीक है, 1890 में डॉक्टर मार्शल के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में दिया गया था। और ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये आपके पास क्या बताता है, ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले जब अन्य तत्व, सारे के सारे जो तत्व हम पढ़ते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। चेंज आता है सिर्फ प्राइस एंड डिमांड में। तो हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्वांटिटी डिमांडेड में और आपके प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सिंपली वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। अब देखिएगा हमने क्या कहा कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, मतलब हमारा डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा। अगर हम ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाते हैं, ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस को दिखा रहे हैं, इसका मतलब जब आपका प्राइस ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम है, और प्राइस जब आपका घट के कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड, और यही हमारे पास डिमांड कर्व बनता है, डी डी डिमांड कर्व, जो कि नेगेटिव स्लोप का बनता है। ठीक है, इसका जो स्लोप रहता है वो नेगेटिव रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस तरीके का स्लोप आपका डिमांड कर्व का बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग के लिए नियम के लागू ना होने का मतलब ये है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव ना बन के पॉजिटिव बनेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जिसमें आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप जाएगा प्राइस एंड डिमांड के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस आपका डिक्रीज होता है तो डिमांड भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ये किस केस में होता है ये पूछा गया है। सबसे पहले है गिफन गुड्स। बिल्कुल, गिफन वस्तुएं होती है घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, और घटिया क्वालिटी की वस्तुओं के केस में आप सभी ने देखा होगा कि ये ऐसी कमोडिटीज़ है, अगर इनके प्राइस बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में तो लोग इनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं डिमांड को? क्योंकि फिर ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो गिफन वस्तुएं होती है ना वो बहुत घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती है। लोगों को मतलब मान लीजिए हम कोई घटिया क्वालिटी की वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें दूसरे लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि हमने वो कमोडिटी ली है। क्यों? क्योंकि वो तो इतनी सस्ती है। ठीक है, लेकिन जब वही कमोडिटी प्राइस में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हमें उसको लेने में कोई शर्म नहीं आती। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस के बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है और प्राइस के घटने के साथ साथ डिमांड आपकी घट जाती है। इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। सेम चीज़ होती है आपकी वेबलिन गुड्स के साथ। वेबलिन गुड्स को ये जो कॉन्सेप्ट है ये थॉर्स्टीन वेबलिन के द्वारा दिया गया था। इसे कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। इसमें क्या होता है, ये होती है लग्जेरियस गुड्स। लग्जेरियस मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो कि प्रतिष्ठा सूचक होती है और समाज में आपकी सोसाइटी में आपकी वैल्यू को या फिर प्रेस्टीज को बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में महंगे महंगे गहने हो गए या फिर आपकी लग्जेरियस कोई कार्स वगैरह हो गई। अब गहने आपके पास चाहे जितने मर्जी महंगे हो जाए उसका डिमांड फिर भी बढ़ती ही है। क्यों? ताकि मतलब हम कह सकते हैं ताकि लोगों के बीच हमारी प्रेस्टीज बनी रह सके। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड आपके पास में इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा प्राइस कम होगा तो डिमांड आपके पास में कम होगी। नेक्स्ट आपके पास में है निसेसिटीज विद लो प्राइस इलास्टिसिटी। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई निसेसिटी गुड्स जिनके लिए प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है वहाँ पे भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसा होता है, फेल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे कहा गया है कि जो मांग के नियम है वो लागू नहीं होता है इन तीनों केसेस में। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ चुका है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रादर देन द शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिएगा, मूवमेंट इन डिमांड कर्व होता है कब? मूवमेंट होता है, मान लीजिए ये आपका ओ एक्स एक्सिस है, ये आपका ओ वाई एक्सिस है, ये हमारा डिमांड कर्व है जो अभी अभी हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले प्राइस आपके पास में यहाँ पे था पी के ऊपर, ठीक है, उस समय डिमांड आपकी क्यू के ऊपर थी, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। अब देखिए, मान लो प्राइस आपका कम हुआ, ठीक है जी, P1 हो गया प्राइस, तो P1 होने से आपका जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो गई, Q1 हो गई, ठीक है जी। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, मतलब हमारी डिमांड अगर यहाँ पे थी पहले, अब वो यहाँ पे आ गई D1 पॉइंट के ऊपर आ गई, यानी कि हम कहाँ आ गए, यहाँ नीचे आ गए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये मूवमेंट इन डिमांड कर्व होता है, इसको बोलते हैं हम मांग में विस्तार या एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। उल्टा अगर हम बोलेंगे कि भाई डिमांड आपकी कम हुई, तो आपके पास में हम उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जब हम D1 से वापस D की तरफ चले जाएंगे, जब हमारी डिमांड कम हो जाएगी। एक होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब देखिए, मूवमेंट में क्या हुआ, मूवमेंट में प्राइस चेंज हुआ, प्राइस जो है कम हुआ, इसकी वजह से डिमांड आपकी बढ़ी। इसका मतलब जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर तो आपको मिल चुका है। देखो, मांग वक्र में गति यानी कि मूवमेंट किस कारण से उत्पन्न होती है, ये होती है चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स इटसेल्फ, यानी कि वस्तु की अपने मूल्य में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। इसके साथ साथ में एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि एक होता है मांग में वृद्धि और एक होता है मांग में कमी। मांग में वृद्धि में क्या होता है कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अन्य चीज़ों में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपकी जो प्राइस है, ठीक है, कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस मान लो पहले यहाँ पे था, डिमांड आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, क्यू के ऊपर थी और प्राइस आपका यहाँ पे था, ठीक है। अब मान लो प्राइस में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई। अब इनकम के बढ़ने से क्या होगा, आपके पास में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और ज़्यादा पैसा आने की वजह से क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका डिमांड कर्व नया बन जाएगा, D1 जो यहाँ पे बनाया गया, थोड़ा सा सीधा बनाइएगा लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, नया डिमांड कर्व बन के तैयार हो जाएगा, D1। अब देखो, नया डिमांड कर्व कब बना, जब आपके पास में कीमत में चेंज नहीं हुआ, बल्कि अन्य तत्वों में चेंज हुआ। और जो मूवमेंट हुई डिमांड कर्व में, जो पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो कब हुई, जब आपकी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत घटी या कीमत बढ़ी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ध्यान रखिएगा, मांग में वृद्धि। और उल्टा जब आपके पास में डिमांड कर्व पीछे की तरफ आ जाएगा, डिमांड में कमी आ जाएगी, उसे कहेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपली इन शॉर्ट लैंग्वेज आपने ये ध्यान रखना है कि जब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है तो नया डिमांड कर्व बनता है, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है, तो आपके पास में जो डिमांड कर्व होता है सेम रहता है, लेकिन उसी में मूवमेंट के द्वारा, आगे और पीछे के मूवमेंट के द्वारा हम इसको क्या दिखाते हैं, हम अपने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी थियरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन। ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कम प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड के अंदर हम तीन थियरीज पढ़ते हैं। एक थियरी है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक होता है रिवेल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जो थियरी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ में। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी थियरी, ठीक है, एक है ऑर्डिनल जो यहाँ पे पूछी गई है, ऑर्डिनल यूटिलिटी थियरी, एंड एक है रिवेल्ड प्रेफरेंस थियरी। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण जो है डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत है ये दिया गया था JR हिक्स के द्वारा, ठीक है। इसी में हमारे पास आगे जो है इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आता है, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, ठीक है।
उसके बाद में तीसरी थियरी है, ये दी गई थी, ये एक्चुअली में 1930 के आसपास दी गई थी, 31-32 के आसपास में, ठीक है। और ये रिवेल्ड प्रेफरेंस थियरी सैम्यूल्सन, P.A. सैम्यूल्सन, पॉल ए सैम्यूल्सन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। कब दी गई थी? 1938-39 में दी गई थी, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि किसी वस्तु की वो क्षमता जिससे हमारी संतुष्टि जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैंने एक गिलास पानी पिया, तो एक गिलास पानी को पीने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, कितना अच्छा लगा मुझे, ठीक है। मान लो मैं कहीं से प्यासी आ रही हूँ, मुझे काफ़ी प्यास लगी है और मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, तो इट मीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। उसी संतुष्टि को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बताता था कि हमारी जो संतुष्टि होती है उसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर कर सकते हैं। नंबर्स का मतलब ये है कि संख्याओं में मापा जा सकता है आपकी यूटिलिटी को, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 15 इस तरीके से। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बताता है कि भाई ह्यूमन बीइंग की जो संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, उसको नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ए एंड बी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो किस गुड से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली और किस से हमें कम सेटिस्फेक्शन मिली, हम ये बता सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि भाई 10 के बराबर संतुष्टि मिली या 20 के बराबर संतुष्टि मिली, ठीक है। और जो रिवेल्ड प्रेफरेंस थियरी होती है, ये हमारी बिहेवियरिस्टिक थियरी है, जो हमारे ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी की एजम्पशन पे बेस्ड होती है। ये चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी थियरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कब अचीव किया जाता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम, अभी तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई है ये बिल्कुल बेसिक था। अब मैं आपको थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। देखिएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका कहाँ अचीव किया जाता है? जहाँ पे आपके पास में जो प्राइस लाइन होती है वो हमारे इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट होती है, ठीक है। देखो, बजट रेखा मतलब एक जनरल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं मान लो मैंने सोचा था कि 100 रुपये लेके मैं मार्केट गई, और मैंने सोचा था कि 100 रुपये में मैं एक नोटबुक ले आऊँगी और एक पेन ले आऊँगी, ठीक है। एक पेन, और 80 रुपीज़ की मेरी नोटबुक आएगी, 20 रुपीज़ का मेरा पेन आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं मार्केट में गई, मतलब मुझे संतुष्टि होगी इतने में, मैं मतलब 100 रुपीज़ लेके जब निकली थी, तो मैंने सोचा था कि भाई यस, अगर इतने में मुझे एक नोटबुक और पेन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं मार्केट में गई तो सचमुच में मुझे 100 रुपीज़ में ही वो दो चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिफरेंस कर्व, जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि इसके स्लोप को MRS के द्वारा डिनोट किया जाता है, वो बराबर है हमारे पास में प्राइस लाइन के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो बजट लाइन होता है, ठीक है, बजट लाइन को PX/PY के द्वारा डिनोट किया जाता है। और आपके पास में जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से डिनोट किया जाता है बिटवीन एक्स एंड वाई कम्युनिटी। सिंपल सी चीज़ है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो संतुष्टि को दिखाता है, और आपके पास में जो प्राइस लाइन है वो हमारी कीमत को दिखाता है, हमारी जो इनकम है हमारे पास टोटल उसको दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जो संतुष्टि मिलनी थी 100 रुपीज़ से, वो एक्चुअली में हमें मिल गई। तो इसका मतलब हम पॉइंट ई पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू प्राइस रेशो, यानी कि MRS/XY इक्वल होगा प्राइस रेशो के, PX/PY के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व बराबर है PP बजट लाइन के, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे आंसर है। अगर बेटा थोड़ा सा भी आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर नहीं आपको ये क्लियर है तो प्लीज़ इसको जाके अच्छे से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आया है कॉन्सेप्ट डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस पे डिटेल वीडियो भी लेकर आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड बिकम्स जीरो देन, यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। देखिएगा, ये आगे भी आपके पास इस तरीके का डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको हाँ जस्ट वन सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फ्री हैंड वर्क में डायग्राम्स ठीक से नहीं बनते हैं, इसलिए आप अपने पास में ना ठीक से बनाया कीजिए इसे। ये आपके पास में दो डायग्राम मैं बना रही हूँ। ये है आपका टोटल यूटिलिटी का डायग्राम, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का। और ये है आपके पास में मार्जिनल यूटिलिटी का, जो नीचे वाला डायग्राम मैं बनाऊंगी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, TU और MU के बीच का रिलेशनशिप पूछा जाता है, TU एंड MU के बीच का रिलेशनशिप पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब TU इंक्रीज होता है तब
तब एम यू कैसा होता है, डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पे आपके पास में टी यू जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस समय आपका एम यू जो है घट रहा है, लेकिन लेकिन एम यू कैसा है, पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में, यानी कि जीरो से ऊपर है। अब जब टी यू हमारा मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ एम पॉइंट ये वाला है ना, तो यहाँ पे जब टी यू हमारा मैक्सिमम है तो उस समय जो एम यू होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है जी। एम यू कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा, नीचे आप देख सकते हो। एंड जब आपके पास में टी यू घटता है, यानी कि यहाँ देखिए आप देख सकते हैं टी यू आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका जो एम यू होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एम यू आपका नेगेटिव हो जाता है। ये आप देख सकते हो नीचे जीरो से नीचे चला गया है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये रिलेशनशिप पाया जाता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट अगर आपने 3 गिलास पानी के पिए हैं तो तीनों को मिला के कुल संतुष्टि कितनी मिली, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और अगर आपने 3 गिलास पानी के पी लिए हैं और उसके बाद चौथा गिलास पीते हैं तो फिर आपकी संतुष्टि में कितना चेंज आता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि टोटल यूटिलिटी में होने वाला वो चेंज जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास में क्या सही हो जाएगा, पूछा क्या गया है, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड बिकम्स जीरो, मतलब जब एम यू जीरो होता है, तो नीचे आप देख सकते हो एम यू जीरो है, तो ऊपर आप देखिए टी यू कैसा होगा, टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम एक्स वस्तु यानी कि एप्पल को दिखा लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम बनाना दिखा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व इसको हम बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व अगर हम एक दो इंडिफरेंस कर्व और बनाते हैं तो इसको हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि 2-3 इंडिफरेंस कर्व को बना मिलके जब बनाया जाता है तो उसे इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये इंडिफरेंस कर्व होता है ये दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखाता है जिससे कि समान लेवल की संतुष्टि मिलती है। समान लेवल की संतुष्टि का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ना इतना परचेज किया है किसी चीज़ को, मान लो बनाना है, बनाना आपने कितना लिया, ओ से लेके बी तक अमाउंट आपने बनाना का परचेज किया, और एप्पल का आपने कितना अमाउंट परचेज किया, ओ ए के बराबर अमाउंट परचेज किया। तो इसका मतलब देखने को तो आपके पास ये लगेगा कि भाई एप्पल आपने कम खरीदे और बनाना आपने ज़्यादा खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन संतुष्टि इसमें बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि एप्पल आपको कम पसंद है और बनाना आपको ज़्यादा पसंद है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर मान लो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट मान लो हम यहाँ पे एप्पल को ज़्यादा खरीद लेते हैं A1 के बराबर, ठीक है, और बनाना को हम कम खरीद लेते हैं B1 के बराबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका अमाउंट भले ही आपने बनाना का कम किया और एप्पल का बढ़ा दिया, लेकिन संतुष्टि आपको बराबर मिलेगी। क्यों बराबर मिलेगी? क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा पसंद है और एक चीज़ आपको कम पसंद है। तो इंडिफरेंस कर्व हमारे पास दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखाता है जिससे कि ह्यूमन बीइंग को समान लेवल की संतुष्टि मिलती है। ध्यान रखना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, यानी कि यहाँ पे जो IC2 है ना, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, ये तो आपके पास में प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व। अब जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक दूसरे को कट नहीं करते, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते या छूते नहीं है एक दूसरे को। लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि टच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ये तो दिख ही रहा है हमारे पास, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड है। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, डेफिनेटली कॉन्वेक्स है। दो शेप्स होती है, एक होता है कॉन्वेक्स इस तरीके का, एक होता है कॉनकेव, वो होता है इस तरीके का। तो ध्यान रखना है, ये कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं होती है, यानी कि ये वाली जो वस्तुएं होती है, वो ऐसी गुड्स होती है जिनको हम एक साथ में यूज़ करते हैं। एक साथ का मतलब जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई काम नहीं है, ठीक है जी। और जैसे कि आपके पास में पेन एंड इंक, अगर आपके पास इंक नहीं है तो पेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं वो वे वस्तुएं होती है जिसको कि एक साथ में यूज़ किया जाता है। हिंदी में इसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है, आप देख सकते हैं पूरक वस्तुएं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ऐसी वस्तुओं के लिए क्या होती है, देखो सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आप सभी के पास। मान लो कार का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, कार महंगी हो गई, लोगों ने कार कम खरीद ली। इसका मतलब अब डिमांड ऑफ पेट्रोल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोग गाड़ियां ही कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी तो कम ही लगेगा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव इन द सेंस हम कह सकते हैं एक चीज़ की कीमत के बढ़ने से दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वाइस वर्सा एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, और प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पे यूज किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकती है, जैसे कि चाय एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस, उसके लिए पॉजिटिव होता है रिलेशन, कैसे, अगर टी का प्राइस आपके पास बढ़ जाता है तो इसका मतलब चाय महंगी हो जाएगी, ठीक है ना, टी महंगी हो जाएगी, अब लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर लेंगे, मतलब कॉफी पिएंगे तो कॉफी की डिमांड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशनशिप पॉजिटिव हो गया। एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ गई, ठीक उल्टा एक चीज का प्राइस घटेगा तो दूसरी चीज की डिमांड घटेगी क्योंकि वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में जो सब्सटीट्यूट या प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं होती है उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इफ, यदि मांग की मूल्य लोच एकक है तो क्या होगा। देखिएगा, जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है ना, जो टोटल रेवेन्यू होता है आपके पास में, यानी कि कुल आय होती है आपके पास, उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि टोटल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट ओवर प्राइस चेंजेस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपके पास में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इसका मतलब वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, और डिक्रीज होता है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऑन अ on a downward sloping demand curve, consumer surplus is determined by। सबसे पहले तो कंज्यूमर सरप्लस आपने समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी आपसे, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, टीजीटी के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। कंज्यूमर सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लो मैं मार्केट गई 100 रुपीज़ लेके, मैंने सोचा कि 100 रुपये में मैं एक नोटबुक लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं मार्केट गई तो मुझे पता लगता है कि वो जो नोटबुक मैं जिसके लिए मैं 100 रुपये लेके आई थी वो तो सिर्फ 80 रुपये की मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब जो ये 20 रुपये हैं जो मेरे बच चुके हैं वही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है, वही मेरा कंज्यूमर सरप्लस होगा। अब देखिए, इसी कंज्यूमर सरप्लस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी अभी, प्राइस लाइन, ठीक है, और ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी। ये देखो, इस यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि प्राइस आपका यहाँ पे होगा, जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट में वो यहाँ पे है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी यहाँ पे है। अब देखो सिंपल सा सिस्टम क्या है कि एक जो उपभोक्ता है ना वो इतना प्राइस देने को तैयार था, मतलब P1 के बराबर भी प्राइस देने को तैयार था, लेकिन उसको देना पड़ा कितना प्राइस, आपका कम प्राइस, यानी कि P के बराबर देना पड़ा। मान लो ये ऊपर है आपके पास में, ये 100 रुपी प्राइस है, लेकिन यहाँ नीचे है आपका 80 रुपीज़ प्राइस है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना वही कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। इसका मतलब जो ये आप ये वाला एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यही एरिया हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है, ठीक है। और यही एरिया अगर कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है तो आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड एबव प्राइस लाइन, प्राइस लाइन के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं द एंटायर एरिया, जस्ट 1 सेकेंड, एरिया एबव द डिमांड कर्व के ऊपर का, नहीं, डिमांड कर्व के तो नीचे का एरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके। आज का सेशन हमारा कुछ ऐसा सेशन है कि भले ही क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत अच्छे से प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। if the demand for a product is unitary elastic, a fall in price will, यदि किसी वस्तु की मांग एकक लोच होती है तो मूल्य घटने पे, अब देखो अभी अभी मैंने कहा था कि टोटल रेवेन्यू आपका अनचेंज्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा कि टोटल रेवेन्यू आपका अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल रेवेन्यू एट 5 यूनिट इज
100 एंड टोटल रेवेन्यू TU टोटल यूटिलिटी कहा गया है, टोटल यूटिलिटी एट 5 यूनिट इज 100 एंड TU एट 4 यूनिट इज 80, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट। देखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है। मार्जिनल यूटिलिटी का जो बेसिक फार्मूला पूछा गया है, मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक फार्मूला होता है TUN माइनस TUN-1, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ n पीरियड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 पीरियड। n पीरियड की टोटल यूटिलिटी 100 है, ठीक है, और पिछले पीरियड की कितनी है 80, तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा कितना 20। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सही है। गिफन गुड हैव जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, वेबलिन गुड्स डिमांड इंक्रीजेज विद प्राइस। हाँ, वेबलिन वस्तुओं की मांग मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज पॉजिटिव दे आर, यदि दो वस्तुओं की क्रॉस लोच धनात्मक है तो वे कैसी होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव कब होती है, जब कमोडिटीज आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं के लिए आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है। और नेगेटिव किसके लिए होगी, जब आपके पास वस्तुएं जो है सब्स्टिट्यूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज market price of a commodity is Rs 10 rupees and consumer is willing to pay Rs 15 फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर सरप्लस इज, यानी कि हम कह सकते हैं वस्तुओं की बाजार कीमत 10 रुपये और उपभोक्ता पहले यूनिट के लिए Rs 15 देने को तैयार है, तो उपभोक्ता अधिशेष क्या होगा। ये वही बात हो जाती है एग्जैक्टली जैसे हमने अभी कहा था कि भाई मैं देने को 100 रुपीज़ तैयार थी, लेकिन जो प्राइस मुझे मार्केट में मिला वो 80 रुपीज़ था, तो 20 रुपये वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर देने को तैयार है 15 रुपये, लेकिन देना पड़ा उसको 10 रुपीज़, इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 5 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज पॉजिटिव दे आर, यदि दो वस्तुओं की क्रॉस लोच धनात्मक है। अच्छा, अभी अभी जस्ट यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि भाई आपकी कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स होगी। अच्छा, जो वस्तुएं, ध्यान रखना है एक बात को, जो वस्तुएं आपस में कोई संबंध नहीं रखती है उनके लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है, ठीक है। मतलब ऐसी कमोडिटीज जिसका आपस में कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MRS बिटवीन x एंड y इक्वल टू 2 एंड PX/PY इक्वल टू 2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संतुलन में MRS XY इक्वल टू 2 है और PX/PY इक्वल टू 2 है, तो सही कथन कौन सा होगा। मतलब दो दो है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में ये बराबर है, बराबर मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट में क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं PX/PY, ये जो प्राइस लाइन होती है ना, P प्राइस लाइन, इसका स्लोप दिखाते हैं हम PX/PY से, ठीक है। और जो ये इंडिफरेंस कर्व होता है, इसका स्लोप दिखाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन x एंड y से। तो PX/PY 2 है और आपके पास MRS XY भी 2 है, तो इसका मतलब दो दो बराबर है। बराबर कहाँ पे होगा, इस E पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कंज्यूमर स्पेंड Rs 100 ऑन टू गुड्स x एंड y, यानी कि एक उपभोक्ता x और y वस्तु पर खर्च करता है 100 रुपये, ठीक है। MUX/PX इक्वल टू 5 है, MUY/PY इक्वल टू 4 है। अधिकतम उपयोगिता के लिए उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम अधिकतम उपयोगिता की बात करते हैं ना, तो अधिकतम उपयोगिता कब मिलती है, जब MUX/PX इक्वल टू MUY/PY बराबर हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो y वस्तु है इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तब हम बराबर आएंगे, ठीक है। तो स्पेंड मोर ऑन y कमोडिटी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हमने इक्विलिब्रियम में आना है तो हमें y के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा या x के ऊपर होने वाले खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम वाला तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे ज़्यादा वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 5%, डिमांड इज मतलब हम कह सकते हैं डिमांड आपकी कैसी होगी, इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी या फिर परफेक्ट इलास्टिक होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राइस आपके पास में 5% घटता है, ठीक है, 5% घटता है कीमत के बढ़ने से। तो इसका मतलब डिमांड कैसी होगी, डिमांड कैसी होगी यहाँ पे, मांग आपके पास हम कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 5%। देखो मतलब कहने का ये है कि प्राइस में जो चेंज आया है वो ज़्यादा आया है और डिमांड में जो चेंज आया है वो कम आया है। इस स्थिति में डिमांड हमारी कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब जितना चेंज प्राइस में आया उससे कम चेंज डिमांड में आया, ठीक है। अगर हम बोलते कि भाई प्राइस में 10% का चेंज है तो डिमांड में भी 10% का ही चेंज है, इसका मतलब वो क्या होगा, इसका मतलब वो होगा हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 1 होता है वहाँ पे। अगर प्राइस में चेंज 10% का है, डिमांड में 5% का है, तो उसका मतलब यहाँ पे ईडी लेस देन 1 होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। अगर प्राइस में चेंज 10% है और डिमांड में चेंज 20% है, तो इसका मतलब ईडी वहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो पूछा गया है वो सेकंड वाला पूछा गया है कि प्राइस में चेंज 10% है और आपके पास डिमांड में चेंज 5% है। ये प्राइस का चेंज है, ये डिमांड का चेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास लेस देन 1 होगी डिमांड, और लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं, अलोचदार मांग बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, if income rise by 10% and demand for a good rise by 20%, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। देखिएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लिखते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया है, 20% का आया है, 20% यहाँ पे लिखेंगे। और आपके पास प्राइस में यदि आए, ओके ओके ओके, यहाँ पे इनकम की बात की गई है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे प्राइस की जगह पे बस इनकम आएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इनकम है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी सेम फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, इनकम कितनी चेंज हुई, इनकम चेंज हुई 10% से, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2, तो हम कह सकते हैं 2%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि यदि आय 10% से बढ़ती है और मांग 20% से बढ़ती है तो आय लोच कितनी होगी, 2 के बराबर होगी, यानी कि डिमांड यहाँ पे कैसी हो जाएगी, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 2 है। तो ये था आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाए, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है आगे चाहे जिस भी तरीके के क्वेश्चन इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बने, हमेशा आपके क्वेश्चन सही हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।